नहीं होते हैं तो समटाइम्स माइंड ब्लैंक होता है। तो मेरे ख्याल में एक दो चीज़ें जो है ना वो मेरे ख्याल में क्लियर करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि उसमें देख रहा था कि मैं सुन रहा था बल्कि, जिसमें मैं बताता हूँ कि कैपेसिटी फैक्टर दो पावर प्लांट्स हैं जिनकी एक का कैपेसिटी फैक्टर 50 है और एक का कैपेसिटी फैक्टर 60 है और दोनों 1000 मेगावाट के हैं। एक की एफिशिएंसी कम है मैं कह रहा था, वो ऐसा नहीं है, बल्कि ओवर द टाइम अगर दो पावर प्लांट है, एक पुराना है एक नया है, तो जो पुराना हो जाता है अगर जो उसकी भी नेम प्लेट कैपेसिटी वही है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, तो उसकी एनर्जी आउटपुट कम हो जाती है, क्योंकि एजिंग के इफेक्ट की वजह से बॉयलर और दूसरे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनकी एफिशिएंसी वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, प्लांट की अपनी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसलिए उसका जो फैक्टर होगा कैपेसिटी फैक्टर वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा। Apart from the issues that it will face due to its aging, the maintenance issues और shutdowns हैं, कभी ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, पुराना है तो शटडाउन होगा और उसकी वजह से फिर इसकी जो एनर्जी आउटपुट होगी इन 1 ईयर दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इसकी एनर्जी दूसरे के मुकाबले में, ऑफ कोर्स इट विल बी लेस ऑल्दो दे हैव द सेम कैपेसिटी। सर तो कैपेसिटी फैक्टर भी रिड्यूस होगा ना वक्त के साथ? जी जी जी, यही मैं बता रहा था ना। उसमें एक का मैंने कहा था 60%, एक का 50% है, लेकिन उसमें मैंने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया था, रात को मैं सुन रहा था तो था कि दूसरे की एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी कम अगर दो प्लांट से दोनों की लाइफ एक है, ठीक है, अगर कैपेसिटी फैक्टर जिसकी कम एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट एफिशिएंसी तो थर्मल एनर्जी से उसकी कन्वर्शन की एफिशिएंसी हो गई ना। जी सर। बात समझ गए ना। एक तो वो चीज है, अगर 1000 का है तो जाहिर है कि अगर किसी की एफिशिएंसी कम है तब भी उसने कोल ज्यादा बर्न करना है, लेकिन आउटपुट तो उसकी 1000 ही होगी। लेकिन एजिंग का इफेक्ट है, उसकी वजह से आप इसको 1000 मेगावाट आउटपुट पे नहीं चला, अगरचे इसकी कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है, लेकिन एजिंग के इफेक्ट्स की वजह से कंपोनेंट्स पुराने हो जाते हैं, तो स्टीम और प्रेशर की उन कंडीशंस को ओवर द इयर्स आप उन्हीं कंडीशंस पे इनको चला नहीं सकते हैं। बात समझ गए ना। सही सर। इसकी आउटपुट पावर होगी वो फिर कम हो जाएगी। सही है सर। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट solar power, different techniques to harvest solar energy. यहाँ से मुझे मेरे ख्याल में शेयर कंटेंट करना पड़ेगा। ओके। जी सर, मुझे लगा आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं इसलिए मैंने नहीं कहा। हाँ, बोर्ड में मेरे सामने रखा था कि अगर कुछ लिखने की जरूरत पे शायद फिर हम लिखेंगे उसमें। सही सर। ठीक है, तो कैमरे को मेरे ख्याल में भी बंद कर दूं, अपने जी कैमरे सर, को। सो कर हियर दें। वी हैव सोलर पावर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। को हम इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो जमीन के सरफेस के ऊपर सोलर रेडिएशन जो फॉल करती है उसको हम इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जब भी आप सोलर एनर्जी कन्वर्शन सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता हो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन पड़ती है, और ये सोलर रेडिएशन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे ये डिफरेंट होती है। रात के वक्त ऑफ कोर्स वी डू नॉट गेट एनी सोलर रेडिएशन, मॉर्निंग के टाइम पे कम होती है, फिर दोपहर को व्हेन सन इज ओवर योर हेड तो सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाती है। सर्दियों में सोलर रेडिएशन जो जमीन के ऊपर आपकी लोकेशन के ऊपर फॉल करती है वो कम होती है। गर्मियों में सोलर रेडिएशन जो आपके लोकेशन के ऊपर फॉल करती है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो सर्दियों का मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता तो उस वक्त वहां पे गर्मी होती है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा गर्मी होती है। तो इसलिए सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम जब भी हम डिजाइन करना चाहें, बनाना चाहें, तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि सोलर जो रेडिएशन हमारी जिस लोकेशन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वहां पे कितनी फॉल करती है, ताकि अकॉर्डिंगली हम अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकें।
इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को हम कहते हैं इंसोलेशन, INSOLATION। IN जो है इंसिडेंट के पहले दो लेटर्स हैं, और सोलर के पहले 3 लेटर जो हैं वो इंसोलेशन है, और रेडिएशन के जो आखिरी 3 4 5 लेटर्स हैं वो लेशन ATION है। तो दैट मींस इंसोलेशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन की जब भी हम बात करेंगे या इंसुलेशन की बात करेंगे, तो इंसुलेशन का मतलब वो इंसुलेशन नहीं है जो हम इलेक्ट्रिकल उसमें मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। ये इंसुलेशन का मतलब है INSO के साथ है, ये है बेसिकली इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। सन इज ए वेरी वेरी बिग फ्यूजन रिएक्टर, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं, हीलियम गैस बनती है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स का अगर हम वेट करें तो वो वेट हीलियम के वेट के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसका मतलब है कुछ मास कहीं गायब हो गया है, तो वो मास जो है वो E = mc² की जो इक्वेशन है, न्यूटन आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, उसके मुताबिक एनर्जी, वो मास है, मिसिंग मास है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सन जो है वो जनरेट करती है 3.845 × 10⁻26 वाट्स एनर्जी पैदा करती है। दैट मींस पर सेकेंड 3.845 × 10⁻26 जूल्स, ठीक है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है सन ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, इसको रेडिएट करती है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, रेडियली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद इक्वल इंटेंसिटी, ठीक है। सो हमारी जो अर्थ है ये तकरीबन 149.6 बिलियन किलोमीटर अवे है सन से। ये उस रेडिएशन का एक टाइनी फ्रैक्शन हमारी अर्थ जो है उसको कैप्चर करती है, क्योंकि इसके रेडिएशन के रास्ते में आता है हमारा अर्थ, तो उसके ऊपर पड़ जाता है और कैप्चर करता है। और ये जो अमाउंट है वो है 1.72 × 10⁻17 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये जो रेडिएशन है ये सारी की सारी 1.72 × 10⁻17 जूल्स पर सेकेंड, ये हमारी आउटर एटमॉस्फेयर है, वो इसको इंटरसेप्ट करती है। लेकिन ये सारी रेडिएशन हमारे पास नहीं मिलती है, जमीन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि क्लाउड्स हैं, उनसे रिफ्लेक्ट बैक होती है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, उनसे भी वो रेडिएशंस जब हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं तो वो वहाँ से भी रिफ्लेक्ट बैक होती है। हमारी एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हीट अप होते हैं। तो एक्चुअली अगर एक क्लियर डे है हमारे पास, तो उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 75% to 80% ऑफ दिस रेडिएशन ये अवेलेबल होती है। लेकिन जनरली अगर पूरे साल की अगर हम बात करें तो ऑन द एवरेज व्हाट वी गेट इज अबाउट 50% ऑफ सोलर रेडिएशन मेक्स इट वे टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये 1.72 × 10⁻17 वाट्स है, उसका ओनली 15% एवरेज हमारे पास मिल जाता है। लेकिन जैसा कि इसमें अगर लैंड की बात करें तो मेरे ख्याल में 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय ओशियंस, तो लैंड पे फिर 1/4 ऑफ दिस 50% ऑफ 1.72 × 10⁻17 जूल्स पर सेकेंड की जो रेडिएशन है वो फॉल करती है, ठीक है। सो ये रेडिएशन जो जमीन के सरफेस के ऊपर आती है, इट्स वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है। इट इज 5000 टाइम्स द टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो एनुअली ह्यूमैनिटी जो एनर्जी कंज्यूम करती है, प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन, इसमें गाड़ियों पे जो फ्यूल होता है वो भी है, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हम कंज्यूम करते हैं, और एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में भी जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, मसलन ऑयल को अगर किसी वेल में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल नीड सम एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल एज वेल। उसी तरीके से ऑयल को अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। ऑयल रिफाइनरीज में ऑयल को जब आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेसेस में से पास करते हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं उन सबको हम कहते हैं प्राइमरी एनर्जी। तो ये एक साल में जो सोलर रेडिएशन हमारी जमीन के ऊपर पड़ती है
वो 5000 टाइम्स टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक साल में सोलर एनर्जी जो जमीन की सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वो अगर ह्यूमैनिटी की एनर्जी कंजम्पशन का रेट अगर वही रहे तो एक साल की एनर्जी पूरी ह्यूमैनिटी है, ठीक है, उसको 5000 ईयर्स तक उसकी प्राइमरी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए काफी है, प्रोवाइडेड दैट आज जो ह्यूमैनिटी की एनर्जी की कंजम्पशन है वो फॉर द 5000 ईयर्स हर साल वही रहती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, ये फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल के जो रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं उनसे सेवरल टाइम्स, जो इस वक्त रिजर्व जिनको हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, कोल है जिस तरह ये कोई मेरे ख्याल में कोई कमिंग 300 ईयर्स तक के लिए हमारे पास मौजूद है। न्यूक्लियर के जो फ्यूल्स हैं दोज आर आल्सो अवेलेबल मे बी फॉर 100 ईयर। और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में जनरल एस्टिमेट्स ये हैं कि ये मे बी फॉर 80 ईयर्स, फॉर 90 ईयर्स, फॉर 75 ईयर्स दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी की जो हमारे पास ज़मीन की सरफेस के ऊपर फॉल करती है, अगर हम उसको देखें तो ये जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज इस वक्त हमारे पास मौजूद है उनसे सेवरल टाइम्स ज़्यादा है एक साल की। यहाँ पे एक फिगर है, इसमें राइट साइड पे जो फिगर है ये अफ्रीका, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका की फिगर है। सो अगर हम सोलर सेल्स लगाएं और वो सोलर सेल्स 800 किलोमीटर बाई 800 किलोमीटर का एरिया कवर करें सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका में, ठीक है, और सोलर सेल्स की आमतौर पर एफिशिएंसी होती है कोई 15%, 18%, लेस देन 20% जनरली, ठीक है। सो 800 किलोमीटर बाय 800 किलोमीटर के एरिया पे अगर हम सोलर सेल्स लगाएं तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो पूरी दुनिया की, इंटायर वर्ल्ड की प्राइमरी एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए काफी है। डिड यू गेट माय पॉइंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली 800 किलोमीटर बाय 800 किलोमीटर के एरिया में सोलर सेल्स अगर हम इंस्टॉल करें तो वो पूरी ह्यूमैनिटी की जो एनर्जी डिमांड है, प्राइमरी एनर्जी डिमांड है, उसको मीट करने के लिए काफी है। और राइट लेफ्ट साइड पे एनर्जी क्यूब है, इसमें थोड़ा सा आपको इसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। एनुअल सोलर रेडिएशन टू द अर्थ जो जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ती है, ये जो बड़ा क्यूब है ये है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका वॉल्यूम समझ ले कि वो जो सोलर एनुअल सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर फॉल करती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका वॉल्यूम हमने बनाया है। और एनर्जी, एनुअल एनर्जी कंजम्पशन, इस साइड पे जो छोटा सा एक हमने नीचे कोने पे एक छोटा सा हमने क्यूब बनाया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनुअल एनर्जी कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करते हैं। और ये बड़ा क्यूब है एनुअल सोलर रेडिएशन टू द अर्थ। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो क्यूब्स बनाए हैं ये बेसिकली टोटल एनर्जी रिजर्व्स जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हमने एक्सप्लॉइट किया है लेकिन जिनको अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हम यूरेनियम का जो क्यूब का वॉल्यूम है उसको जरा देख लें, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। गैस का है, ऑयल का है, कोल का है। तो रिलेटिवली हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोल की अमाउंट है ये बाकी रिजर्व्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सर ये क्यूब क्या शो कर रहा था? जी बेटा, ये क्यूब ओवरऑल क्या चीज शो कर रहा था? ये सिर्फ आपको एक रिलेटिव एक अमाउंट बता रहा है। जो बड़ा क्यूब है ये बेसिकली एनुअल सोलर रेडिएशन टू द अर्थ, अगर उसको बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा क्यूब है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, जबकि छोटे क्यूब का वॉल्यूम बहुत छोटा है, बहुत कम है। ये आपको रिलेटिव थोड़ा सा विजुअली आपको अंदाजा करता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि बड़े वॉल्यूम का मतलब ये है कि उसके मुकाबले में ये छोटा सा वॉल्यूम है। तो छोटा वॉल्यूम बेसिकली एनुअल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसके इक्विवेलेंट है, और बड़ा जो वॉल्यूम है दिस इज इक्विवेलेंट टू एनुअल सोलर रेडिएशन टू द अर्थ जो जमीन के सरफेस के ऊपर सन की जो एनर्जी पड़ती है। Did you get my point? इसका ये मतलब है कि सोलर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन हम उनको कंज्यूम बहुत कम कर रहे हैं, और ये जो गैस ऑयल है ये जो है ये भी बहुत कम रिजर्व्स हमारे पास हैं। ये बहुत कम हमारे पास। ये इस वक्त इस क्यूब में जो शो किए गए हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास रिजर्व्स हैं। अगले 200-300 साल में ये खत्म हो जाएंगे।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्व्स को भी देखें, जो 2-3 साल 100 साल हमने कंज्यूम करने हैं, एक साल में जो सोलर रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, वो उन रिजर्व्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। विजुअली जब इसको इनके वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ मच सोलर रेडिएशन जो जमीन के ऊपर फॉल करती है वो कितनी ज्यादा है जो एनुअल हम एनर्जी कंजम्पशन करते हैं उसके मुकाबले में, और जो 200-300 साल हमने जो फॉसल फ्यूल्स को और न्यूक्लियर फ्यूल्स को जो हमने कंज्यूम करना है, जो हमारे पास मौजूद है, उनके मुकाबले में एक साल में जो सोलर रेडिएशंस या सोलर एनर्जी जमीन के ऊपर फॉल करती है, दैट इज वेरी वेरी ह्यूज इन अमाउंट। तो ये जो क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम से थोड़ा सा आपको रिलेटिव आपको अंदाजा होता है कि हर जो रिसोर्स है वो दूसरे के मुकाबले में कितना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। सर ये प्राइमरी डिमांड का क्या मतलब है? प्राइमरी डिमांड का मतलब है कि इसमें जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी गाड़ियों में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो है, उसके अलावा जब आप कोल को निकालते हैं जो माइन से, उसके लिए आपको कोई एनर्जी चाहिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी भी इसमें प्राइमरी एनर्जी डिमांड में शामिल होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियों में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्राइमरी एनर्जी में ले लें, और इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको प्राइमरी एनर्जी में ले लें। ये जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सारे एनर्जी जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने में भी हमारी एनर्जी खर्च होती है, तो ये सारी जो एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं पर ईयर, तो ये प्राइमरी एनर्जी में आ जाती है, प्राइमरी एनर्जी डिमांड में आती है। ठीक है, सो इसी तरह जो विंड और वेव्स हैं, ये भी बेसिकली सोलर रिसोर्स है। ये शायद पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, उसमें भी ये चीज़, या बुक का चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उसमें ये चीज़ हमने काफ़ी डिटेल से लिखी है। ठीक है, क्योंकि विंड एनर्जी है ये इनडायरेक्ट फॉर्म, ये भी सोलर एनर्जी ही है बेसिकली, लेकिन ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म क्यों है? बिकॉज हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, कुछ जगहों पे ज्यादा हीट गर्म हो जाती है एटमॉस्फेयर, कुछ जगहों पे कम होती है, तो जहां पे ज्यादा गर्म होती है वहां से एयर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से विंड्स ब्लो करती हैं। ठीक है, तो सो विंड इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। इसी तरीके से वेव्स हैं, वो इनडायरेक्ट फॉर्म, विंड्स की वजह से ओशंस में वेव्स क्रिएट होती हैं, तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। बायोमास है, दरख्त जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है, बिकॉज these trees, plants, they produce their food, ठीक है, by biomass, by the photosynthesis process, जिसमें सोलर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये अपनी खुराक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। इसी तरीके से हाइड्रो है, हाइड्रो इज आल्सो एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। अगर सन ना होती, सन अगर ओशियंस के पानी को गर्म न करती, सन अगर लेक्स हैं उसके वाटर को हीट ना करती, तो ये वाटर वेपर्स ना बनते, क्लाउड्स ना बनते, और क्लाउड्स की वजह से ऑफ कोर्स देयर इज रेन के बाद वही पानी पहाड़ों में जमा हो जाता है, वहां से फ्लो करता है, उसके बाद हम डैम्स बनाते हैं, वहां से फिर हमें हेड मिलता है, और फ्लो की वजह से फिर वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोलर एनर्जी ना होती तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। ये जो हमारे पास है, इवन कोल और गैस है, ऑयल है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है। लेकिन these resources, they were produced millions of years ago. There were plants, there were animals, okay, they got their energy from the sun using photosynthesis का जो प्रोसेस है। उसके बाद फिर ये जो रिजर्व्स हैं, ये जो अर्थ में जो चेंजेस हैं उनकी वजह से ये जमीन के नीचे चले गए। फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो बायोमास को मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मे बी 200 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस, केमिकल चेंजेस आ गई, और उसके बाद फिर कोल, ऑयल और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आजकल जो हम निकाल के हार्वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये भी बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी है, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स ने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो
सोलर एनर्जी से एनर्जी को फोटोसिंथेसिस की मदद से सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर दिया था, और वही बायोमास आजकल हम फॉसल फ्यूल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है एक ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट फॉर्म्स हैं, विंड है, उसके लिए विंड टर्बाइंस हैं, वेव्स हैं, उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हैं, हाइड्रो के लिए हाइड्रो टर्बाइंस हैं। लेकिन जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी है उसको हार्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सोलर सेल्स जो है ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, डायरेक्ट कन्वर्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक्स है वो है सोलर थर्मल सिस्टम्स। सोलर थर्मल सिस्टम्स बेसिकली दे सोलर एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, और स्टीम से फिर हम चलाते हैं टर्बाइंस। ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ऑफ कोर्स सोलर एनर्जी को हम फिर यूज कर सकते हैं स्पेस हीटिंग के लिए। ये इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्पेस हीटिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट वाटर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हॉट वाटर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो सोलर एनर्जी यहाँ पे फिगर है, इसमें बताया है कि ओवर द ईयर्स 2007 है, 2008, 2009 और 2016 तक की स्टैटिस्टिक्स इस फिगर में गिवन है। तो हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स तकरीबन जो सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है ओवरऑल अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो ओवर द ईयर्स इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, बिकॉज ये जो सोलर पैनल्स हैं एक तो इनकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ओवर द ईयर्स, और उसके बाद पिछले चंद सालों में इनकी प्राइसेस बहुत नीचे गिर गई है। इसकी वजह से इनका जो है इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन कास्ट ऑफ कोर्स इनकी डिक्रीज हो गई है। और फिर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो हमारे पास कोल फायर्ड फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, तो उनके इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी मिटिगेट हम इसी सूरत पे कर सकते हैं जब हम सोलर एनर्जी को हम हार्वेस्ट करें और उसको हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हम इस्तेमाल करें। ठीक है, और दूसरा फिर सोलर रिसोर्स का एक ये फ़ायदा भी है, सोलर है, विंड है, इसका ये फ़ायदा भी है कि फॉसल फ्यूल्स हम देखते हैं कि जियोग्राफिकली दुनिया के कुछ ममालिक हैं सिर्फ उनमें पाए जाते हैं। मसलन मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, बाकी सबको अपनी एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी कंट्री में। जबकि सोलर रिसोर्स है, विंड रिसोर्सेज है, ये तकरीबन अल्लाह ताला ने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर कंट्री है। उसके बाद कुछ ना कुछ सोलर रिसोर्सेज और विंड रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर हर कंट्री अपने सोलर रिसोर्स और विंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी तो उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो फिर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है या दूसरी कंट्रीज है उन पे एक तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो फॉरेन करेंसी में आप वहाँ से ये चीज़ें खरीद के ले आते हैं तो उसमें भी फिर आपकी जो है वो भी आपको करना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी रकम जो है हम उस पर लगाते हैं ऑयल को इंपोर्ट करने में। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इस सोलर और विंड और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के। ठीक है, सो basically, of course, we already know that the Earth revolves around the Sun in an elliptical orbit. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से पूरे साल में कम ज़्यादा होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा साल का कौन सा दिन है। ठीक है, कुछ टाइम्स पे जो इलिप्स है, बेसिकली ये जो सन है ये बिल्कुल इलिप्स के सेंटर पे नहीं है, बल्कि उससे थोड़ा सा एक पोल जो है उसकी साइड की तरफ है। इसका मतलब है साल के कुछ दिनों में सन इज वेरी नियर टू द अर्थ, और कुछ दिनों में ये उससे काफ़ी दूर होता है। साल में कोई ऐसा दिन होगा जिसमें वेरी फार अवे होगा, साल का कोई ऐसा दिन होगा जिसमें सन जो है, अर्थ जो है सन के बहुत करीब होगा। सो जनरली वी टेक एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 149.5 मिलियन किलोमीटर्स। अर्थ जो है इतना अवे है फ्रॉम द सन ऑन द एवरेज, जो कि थोड़ा सा उसमें ये सारा साल ये चेंज होता रहेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, सो अगर सन के ऊपर बैठ के आप अर्थ की तरफ देखना शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स अर्थ विल लुक लाइक एज ए डिस्क।
ठीक है, जिसका डायमीटर आपके पास है 12,760 किलोमीटर। अगर कोई अगर आप दूर से इवन सन जो है, इवन मून जो है, these are not of course these are spherical in shape, लेकिन जब हम जमीन से देखते हैं तो मून हमें नजर आता है डिस्क के तौर पे नजर आता है। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ भी अगर सन से देखें तो अर्थ एक डिस्क के तौर पे नजर आता है, इसकी शेप डिस्क की तरह है, और जिस डिस्क का जो डायमीटर है दैट इज 12,766 किलोमीटर। और ये जो डिस्क है ये कितना सन की पावर को इंटरसेप्ट करती, इट इज 1.74 इंटू 10⁻17 वाट्स। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर को देखें, इसमें सन है, इसका टेम्परेचर है 5, इसकी सरफेस टेम्परेचर है 5,778 केल्विन है, और सन जो एनर्जी प्रोड्यूस करती 3.845 इंटू 10⁻26 जॉल्स पर सेकेंड, और 149.6 बिलियन किलोमीटर अवे सन है। लेकिन सन की जो रेडिएशन है ये इन ऑल डायरेक्शन इन इक्वल इंटेंसिटी इसको इमिट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सन से जो एवरेज जमीन तक का डिस्टेंस है आर एवरेज, उस एवरेज डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर, इमेजिनरी सफियर आप एज्यूम कर लें। ठीक है, उस सफियर के ऊपर हमारी जो अर्थ है ये लोकेट करती है, उस सफियर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस बड़े सफियर जिसमें से रेडिएशंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन चूंकि हमारी अर्थ भी उस सफियर के ऊपर लाई कर रही है जो रेडिएशंस को ब्लॉक करती है बाहर की तरफ, उस सफियर से बाहर की तरफ इनटू द स्पेस जाने नहीं देती है, इंटरसेप्ट करती है। इज इट क्लियर? सो हियर वी हैव solar power intercepted per unit area of the disk. It is equal to 1.74 into 10⁻17 divided by, ये जो अर्थ नजर आती है it looks like a डिस्क जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसका एरिया जो है वो होगा इसका रेडियस डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस डिस्क का रेडियस डायमीटर बन जाता है 12,760, उसको डिवाइड बाय 2 करें तो उसका रेडियस हो गया। उस डिस्क का जो सन से आप अर्थ को देखते हैं तो एक डिस्क नजर आती है, उस डिस्क का रेडियस आ गया, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मीटर्स में आएगा, उसको स्क्वायर करके पाई करेंगे तो बेसिकली डिस्क अर्थ का एरिया आ जाएगा जो आपको सन से नजर आएगा, इफेक्टिव एरिया। नाउ इट इंटरसेप्ट्स 1.74 इंटू 10⁻17 वाट्स ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर पावर को इंटरसेप्ट करती है। अगर उस पावर को इस डिस्क के एरिया पे अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली आउटर स्पेस जो है, आउटर एटमॉस्फेयर है हमारी, ठीक है, उसके पर यूनिट एरिया में जो सोलर रेडिएशंस फॉल करती हैं वो 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। यानी आप ये समझ लें कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है और वो उसके ऊपर एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है जो सन को फेस कर रही है। तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर जो रेडिएशंस फॉल करेंगी वो होंगी 1367 वाट्स होंगी पर मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये ज़रा डायग्राम पे समझा सकते हैं ड्रॉ करके, क्योंकि वो स्फेयर और वो अर्थ का समझ नहीं आ रहा कौन सा हेमिस्फीयर है, कौन सा उसका आउटर पार्ट है। ओके, मैं अभी समझाता हूँ। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? एक मिनट, और बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, अब आएगा नजर, अब नजर आ रहा है, ठीक है, गुड। ये देखिए, ये हमारे पास सन है, ये नजर आ रहा है जो सर्कल मैंने ड्रा किया है? नो सर, थोड़ा सा क्लोज करना होगा आपको। सर क्लियर नहीं है। अच्छा, कैन यू सी दिस सर्कल? यस सर, अब नजर आ रहा है। ये सर्कल है, ठीक है। नाउ अर्थ इज समवेयर हियर। अर्थ नजर आ रही है आपको? जी सर। यस सर। नाउ
यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, इट इज आर एवरेज, एवरेज डिस्टेंस। सेंटर सेंटर तक, ठीक है सर। ठीक है, अगर हम ये कर ले, इसमें से रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन पे निकल रही है। ठीक है, नजर आ रही है? जी सर। यहां से जो रेडिएशन अर्थ की तरफ जाएगी, ऑफ कोर्स दिस अर्थ एटमॉस्फेयर इज हियर, वो इसको क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी और ब्लॉक करेगी। सही सर, बिल्कुल। ठीक है, ये रेडिएशन तो बाहर की तरफ निकल रही है। ये जो 1.74 इंटू 10⁻17 ये कैसे आया, ये भी हम निकाल सकते हैं। ये देखें, ये अर्थ जो है, अगर मैं सन के गिरद में एक सफियर में अगर मैं बनाऊं, ये एक सफियर है जिसका रेडियस आर एवरेज के बराबर है, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस के बराबर है, तो एक 3 डायमेंशनल एक सफियर बन जाएगा ना। जी सर। उस सफियर का एरिया मैं निकाल सकता हूं, सरफेस एरिया। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सन कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, 3.845 इंटू 10⁻26 वाट्स, इतनी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। जी सर। सन जो फ्यूजन रिएक्शन की मदद से। जी सर। ठीक है, अगर इस रेडिएशन को ये देखें, जो रेडिएशन है इन ऑल डायरेक्शंस दे ट्रेवल इन इक्वल इंटेंसिटी, तो ये जो इतने आर एवरेज डिस्टेंस पे जो एक सफियर बन रहा है, उसमें से कितनी रेडिएशन फ्लो पर यूनिट एरिया, तो ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस करे, इसको डिवाइड करो इस पूरे सफियर के एरिया से। सही। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, पर यूनिट एरिया, व्हाट आई विल गेट, पर यूनिट आई एरिया विल कितनी गेट, टेंशन है। ये जो सफियर है, इसके पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी बाहर जा रही है। सही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उतनी पर यूनिट एनर्जी पर सेकंड, ये हमारी अर्थ भी उतनी ही इंटरसेप्ट कर रही है। जी सर। एक तरीका ये है, यानी पर यूनिट हमारी जो आउटर एटमॉस्फेयर होगी, वो कितनी इंटरसेप्ट करेगी। ये जो बड़ा सफियर है, अर्थ और जमीन के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस रेडियस पे एक बड़ा सफियर बनाए, और आप देखें कि हर सफियर के पर यूनिट एरिया से 3 डायमेंशनल स्पेस में रेडिएशंस आउट की तरफ जा रही हैं। तो कितनी रेडिएशंस जा रही, उस सफियर की सरफेस के ऊपर कितनी फॉल करती पर यूनिट एरिया, पूरे सफियर का एरिया निकालें और उसको टोटल जो सन रेडिएशंस प्रोड्यूस करती उससे उस सफियर के एरिया से डिवाइड करें, तो पर यूनिट एरिया इस सफियर का आ जाएगा, वो एनर्जी आ जाएगी उस सफियर के पर यूनिट एरिया में से पास कर रही है, लेकिन अर्थ उसको इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि अर्थ की आउटर एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशन फॉल करती है, वो भी हमारे पास आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम ये कहते हैं 1.74, जैसा कि हमने शुरू में भी कोट किया। अगर हम ये फिगर ले लें, ये टोटल जो रेडिएशन हमारी अर्थ ये इतनी रेडिएशन इंटरसेप्ट करती है, यहां पे हम सन की रेडिएशन निकाली, उसको हमने पूरे पर यूनिट एरिया से हमने उस सफियर के एरिया से डिवाइड किया, तो हमें पर यूनिट एरिया सफियर में से जो रेडिएशन निकलेगी वो आ जाएगी। जी सर। उसको फिर इस डिस्क के एरिया के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, तो फिर हम ये फिगर हासिल करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर ये फिगर हमारे पास हो, तो ये जो डिस्क बनता है, अर्थ जो है ये एक डिस्क की तरह नजर आता है, तो इसके ऊपर जो रेडिएशंस फॉल करेंगी, इसके ऊपर जो रेडिएशंस फॉल करेंगी, टोटल रेडिएशंस हमारे पास ये है। ठीक है, पर यूनिट एरिया अगर हम निकालना, पर यूनिट कितना रेडिएशन फॉल करेंगी, ये जो डिस्क है उसका एरिया फाइंड करेंगे, और टोटल रेडिएशन जो अर्थ इंटरसेप्ट करती है उससे इस टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि पर यूनिट एरिया अर्थ कितनी इंटरसेप्ट करती है सोलर रेडिएशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर, हमें सन की रेडिएशन से कैसे पता लगा कि वो इतनी है, या वो गिवन सन की रेडिएशन कैसे? जी सर। सन की रेडिएशन सन में इतनी प्रोड्यूस होती है, कैसे पता चला? जी सर, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर अपनी एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता हूं, ठीक है, वहां पे फॉर इंस्टेंस में एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करता हूं, देखते हैं कि पर यूनिट एरिया कितनी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फॉल करती है, वो मेजर करता है पर यूनिट एरिया रेडिएशन कितनी उसके ऊपर फॉल करती है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्लियर है। पर यूनिट एरिया मेरे पास आ गई,
अब ये पूरा एक बड़ा सफियर है, इसका पूरा एरिया मुझे पता है। जी सर पता है। उसको पर यूनिट जो एनर्जी आई, पर यूनिट एरिया जो पावर आई, उससे उस पूरे की पावर को मैं पूरे सफियर के एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सन कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस करती वो आ जाएगी। सर ये एरिया से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? एरिया से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखें किस एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो आपने कहा है कि स्फेयर के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं रेडिएशंस को। सफियर, हाँ, नहीं, आप, मैंने ये कहा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बस इस डिस्टेंस पे गए हैं, उस डिस्टेंस पे जाके आपने ये किया कि एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। इंस्ट्रूमेंट जो रेडिएशन मेयर करते हैं वो बेसिकली आपको देते हैं पर यूनिट एरिया, कितनी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल किया है। सही सर। बात समझिए ना। अब अगर इसके ऊपर जो फॉल करती है 1367 वाट्स पर यूनिट एरिया, अगर इसके ऊपर फॉल किए हैं इसने रेडिएशन में, ये एक इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां पे लगाया और मैंने रीड किया इतना फॉल किया है। क्योंकि सन से जो रेडिएशन निकलती है ये ऑल डायरेक्शन में निकलती है और इक्वल इंटेंसिटी से। जी सर। तो पर यूनिट एरिया इतनी निकलती है तो पूरे सफियर में से कितनी निकलेंगी, पास होंगी एरिया से। पूरे सफियर का जो एरिया है उसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे सफियर से जो रेडिएशंस मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलती वो आ जाएगी। सही है सर, समझ आ गई, टोटल निकाल। तो और वो कहां से आ रही है, वो बेसिकली सन से आ रही है ना। सही हो गया, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से होगी। लेकिन अगर सन का गिवन है और पर यूनिट एरिया इस डिस्टेंस में, ऑफ कोर्स अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, सफियर का रेडियस बढ़ा दूं, तो फिर ये रेडिएशन क्या होती चली जाएगी, पर यूनिट एरिया जो निकलेगी सफियर में से ज्यादा हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी ना, कम होती चली जाएगी। अगर डिस्टेंस में सन से दूर होता चला जाऊं, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है। जी जी सर, क्लियर है। डिस्टेंस आप बढ़ाते चले जाएंगे तो रेडिएशंस क्या होती चली जाएंगी, पर यूनिट एरिया जो पास करेंगी वो कम होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, ठीक है। जितना सन के करीब जाएगी तो सफियर का एरिया कम हो गया ना, तो टोटल सोलर रेडिएशन को उस कम सफियर के एरिया से डिवाइड करेंगे तो सोलर रेडिएशन क्या हो जाएंगी, पर यूनिट एरिया बढ़ जाएंगे सन की तरफ अगर चले जाए। जी सर, जी इसी वजह से ये जो मार्स है, अर्थ से जो डिस्टेंट जो प्लैनेट्स हैं, उनमें अगर आप कभी हम वहाँ कोई आबादी हो जाती है या वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं या वहाँ एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई रोबोट्स भेजते हैं, वहाँ अगर सोलर पैनल्स लगाएंगे मार्स में फॉर एग्जांपल, तो उसका एरिया जमीन के मुकाबले में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सोलर रेडिएशन जो पर यूनिट एरिया मार्स की एटमॉस्फेयर कैप्चर करेगी वो जमीन के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मार्स जो है वो सन के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेट करता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। हाँ, बाकी चीजें जरा बुक में देख लें, मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। Yes, sir. Okay, so here we have screen one. So here यहाँ पे हमने ये कहा कि 1.74, अगर हम जमीन की बात करें तो टोटल जमीन जो इंटरसेप्ट करती है वो 1.74 डिवाइड बाई 10⁻17 वाट्स है। ठीक है, उसको अगर जमीन जो है डिस्क के तौर पे नजर आती है और उस डिस्क का अगर एरिया निकाल के टोटल जो जमीन जो इंटरसेप्ट करती है उससे जब उस डिस्क का एरिया से डिवाइड करेंगे तो फिर भी हमारे पास 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। यानी जमीन की जो आउटर एटमॉस्फेयर है इसको हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, ISC सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, जो कि हमारा जमीन के ऊपर वाली सरफेस पे पर यूनिट एरिया 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती है। लेकिन ऑफ कोर्स जमीन के ऊपर की अगर हम बात करें तो सरफेस के ऊपर की बात करें तो फिर ये रेडिएशन इससे कम होती है, पर यूनिट एरिया रेडिएशन इससे कम मिलती है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। उसमें से कुछ रेडिएशन ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था रिफ्लेक्ट बैक होती है, कुछ एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर बादल हो तो ऑफ कोर्स फिर वो रेडिएशन जमीन तक पहुंच नहीं पाती है एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो दिस इज जो सोलर कांस्टेंट है इज द एवरेज पावर ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन फेसिंग द सन आउटसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है,
लेकिन हम जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का एक पोर्शन रात होती है और सामने वाला पोर्शन जो है उसमें दिन होता है, ठीक है। सो 1367 वाट्स जो सामने का जो फेस जो सन को फेस कर रहा है उसके ऊपर पड़ रही है। लेकिन अगर इस रेडिएशन को पूरे अर्थ के ऊपर अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर वो सामने वाले पोर्शन पे पड़ रही है लेकिन बैक साइड पे कोई रेडिएशन फॉल नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम जिस तरीके से हम एवरेज करते हैं, अगर कुछ मार्क्स आप लेते हैं, किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स लेते हैं, किसी सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स लेते हैं, तो हम कहते हैं कि एवरेज आपने 50 मार्क्स लिए। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पूरी अर्थ की सरफेस की हम बात करें कि उसके ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन पड़ती है आउटर स्फीयर में, ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में, तो उसको ये जो डिस्क का एरिया है ये पूरे अर्थ का जो स्फीयर है उसके एरिया के मुकाबले में 4 टाइम्स लेस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अर्थ का हर मीटर एरिया जो है, हर मीटर एरिया के ऊपर अगर इस रेडिएशन को 1367 को अर्थ के पूरे सरफेस एरिया के लिहाज से अगर देखें तो ये हमारे पास 341.5 वाट्स पर मीटर स्क्वायर पड़ रही है। जिस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया, एवरेज में हम 0 + 100 करके 50 करते हैं, तो यहाँ पे भी बेसिकली वो जो रेडिएशन सामने फॉल कर रही थी, ठीक है, उसको हमने पूरी अर्थ के सरफेस से डिवाइड किया तो वो हमारे पास 341.5 वाट्स पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो अबाउट जो सामने वाला पोर्शन है, जब दिन निकलता है तो उसमें ड्यू टू द लॉसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अबाउट 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ दिस पावर इज अवेलेबल एट सी लेवल ऑन ए क्लियर डे व्हेन द सन इज ओवरहेड। अगर सन आपका ओवरहेड हो, दिन बहुत क्लियर हो, तो ये जो रेडिएशन है 1367 ये आपको पूरी नहीं मिलती है, बल्कि तकरीबन आप समझ लें कि कोई 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर आपको मिल जाती है हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये वाली फिगर है, इसमें बेसिकली बताया है कि 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जो अर्थ की आउटर एटमॉस्फेयर है वहां पे इतनी रेडिएशन फॉल करती है टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। लेकिन जब ये रेडिएशन अर्थ की सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर में से ट्रेवल करती है तो उसमें से 1.6 से लेकर 11% ऑफ दिस रेडिएशन इट इज स्कैटर्ड बैक टू द स्पेस, वापस चली जाती है, इट इज लॉस्ट, ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर हार्वेस्टिंग। और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के गैसेज हैं, डस्ट है, एरोसोल्स हैं, ठीक है। 11 से लेकर 30% ऑफ दिस रेडिएशन इट इज आल्सो लॉस्ट, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अगर आप कोई सोलर पैनल्स लगाते हैं तो ये वाली एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया है एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूएंट्स ने, वो भी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। और उसके बाद 33% से लेकर 83% तक, ये बेसिकली उसने रेंजेस दी हैं। डिफरेंट जो मौसम होते हैं, साल के डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, डिफरेंट अर्थ की डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से फिर तकरीबन आप समझ लें कि 83% से लेकर 33% तक ये रेडिएशन ही डायरेक्टली आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसका फिर 5 से लेकर 26% तक जो रेडिएशन है ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, इनडायरेक्ट, स्कैटर्ड टू द अर्थ बाय एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स। इसको डिफ्यूज्ड रेडिएशन भी कहते हैं। डिफ्यूज्ड रेडिएशन की मिसाल ये है कि मैं इस वक्त जिस कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इसमें से डायरेक्ट सन की रेडिएशन यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं उनसे वो टकराती है, सोलर रेडिएशन जो है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करके ये खिड़कियों में से लाइट अंदर आती है और इस कमरे में भी हमें रोशनी नजर आती है। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स ना होते, अगर हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है इसमें कोई गैसेस और दूसरी चीजें बिल्कुल ना होती, तो सन वुड बी देयर, सन की रेडिएशंस बाहर तो जमीन पे होती, लेकिन इस कमरे में सारा अंधेरा होता है। बेसिकली जो चीजें हम कमरों के अंदर देखते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेडिएशन नहीं फॉल करती हैं, तो वो ड्यू टू द डिफ्यूज्ड रेडिएशन। एक डायरेक्ट रेडिएशन है, आप ये समझ लें कि सन से जो फोटोन, लाइट के फोटोन ट्रेवल करते हैं, तो डायरेक्ट रेडिएशन में वो फोटोन डायरेक्टली जमीन के सरफेस के ऊपर पड़ते हैं, जबकि डिफ्यूज रेडिएशन का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट के साथ टकराए और उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में वो ट्रेवल करते रहे और उसके बाद फिर वो किसी जगह पे आके कलेक्ट हो गए, तो उसको हम डिफ्यूज्ड रेडिएशन कहते हैं। सर ये आपने सोलर कांस्टेंट को 4 से डिवाइड क्यों किया था? जी, सोलर कांस्टेंट को 4 से डिवाइड क्यों किया था? यस सर, मेरा भी सवाल है। सोलर कांस्टेंट को ऊंची आवाज में बोलें।
सर ये सोलर कांस्टेंट को फोर्स से क्यों डिवाइड किया था? सर पिछली स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूले की समझ नहीं आई इनको। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं सर, इससे अगला 4 से जो डिवाइड किया था, इससे अगला है। 4 से डिवाइड किया था। जी सर, अच्छा, यहाँ पे उसकी वजह ये है, ये देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं, सर शो हो रहा है। शो हो रहा है। ये नजर आ रहा है। सर थोड़ा सा क्लोज कर दें। सर ये स्क्रीन शेयरिंग अगर बंद कर दे तो सिर्फ कैमरा नजर आएगा, फिर सही होगा। कौन सी स्क्रीन? ये सही, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें, फिर आपको सिर्फ कैमरा नजर आएगा। सर ये स्लाइड वाली जो है, अच्छा, ये स्लाइड वाली तो अच्छा वो नजर आ रही है आप लोगों को? दोनों नज़र आ रही हैं सर। सर वो अच्छा अच्छा कैमरा का पोर्शन बहुत छोटा है तो उसमें नजर नहीं आता आप क्या कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, मैं अभी अभी बंद करता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है? अब ठीक है? जी सर, अब क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अर्थ है। अब अगर सन से देखें आप, सन की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रही है, ये अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर है। सन की रेडिएशन यहां पे ऐसे फॉल कर रही है, यहां पे ऐसे फॉल कर रही है, यहां पे ऐसे फॉल कर रही है। एक बीम आ रही है ना सन से, इट फॉल समथिंग लाइक दिस। जी सर। ठीक है, नजर आ रहा है? जी सर, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे फॉल कर रही है। इसको जो डिस्क की हमने बात की थी, बेसिकली अगर यहां से देखें, सन की तरफ से देखें, तो ये अर्थ जो है आपको एक डिस्क के तौर पे नजर आ रही है। ये डिस्क हो गई। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, ये एक डिस्क के तौर पर, अब ये रेडिएशन बेसिकली आप समझ लें कि इस डिस्क के ऊपर फॉल कर रही है। अब रात के ऊपर जो सामने वाला पोर्शन है उसमें तो सोलर रेडिएशन फॉल कर रही है, लेकिन पीछे वाले पोर्शन में सोलर रेडिएशन फॉल नहीं कर रही है। बात समझ गए ना? जी सर, पीछे वाले पोर्शन में नहीं आ रही। यस नहीं कर सर, रही समझ आ रहा है। है। और ये जो हमने 1367 की जब हमने बात की, वो बेसिकली इस डिस्क के ऊपर बात की, जबकि यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये एक सरफेस एरिया बन जाता है। सन से तो आपको एक डिस्क नजर आती है ना अर्थ, जैसे हमें हमें मून जो है वो एक डिस्क नजर आती है। इसका जो सफियर हेमिस्फीयर है, आधा सफियर है, वो नजर नहीं आता है। जब हमने सोलर कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया, तो आप ये समझ लें कि मून का जो डिस्क नजर आ रहा है, उस डिस्क जो टोटल रेडिएशन जो मून इंटरसेप्ट कर रही, उसको हमने वो जो डिस्क के तौर पे नजर आ रही एक डिस्क है, उसके एरिया से हमने डिवाइड करके पर यूनिट एरिया हमने रेडिएशन निकाली मून की, फॉर इंस्टेंस। लेकिन ये जो हेमिस्फीयर है, आधा हेमिस्फीयर ये है, और फिर बैक साइड पे ये वाला जो हेमिस्फीयर है ये भी है। तो ये पूरे अर्थ का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, ये डिस्क के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर कोई भी सफियर ले लें, उसका जो दरमियान से जो सेंट्रल पोर्शन है, ये अर्थ है, ठीक है, उसको अगर दरमियान से मैं एक काट के वो जो एक डिस्क बन जाती है, उस डिस्क के एरिया के मुकाबले में पूरे सफियर का एरिया जो होता है वो 4 टाइम्स ज्यादा होता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने 1367 हमने निकाला था, जो सोलर रेडिएशन फॉल करती है डिस्क के ऊपर, मून का जो डिस्क जो हमें नजर आ रही है उसके ऊपर जो फॉल कर रही वो है। जो मून ने इंटरसेप्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि मून आपको नजर आ रहा है, आपने देखा कि उसके सेंटर से साइड तक कितना इसका रेडियस है, तो वहां से फिर मून का आपने रेडियस, आपने उस डिस्क का एरिया निकाला। उस डिस्क का एरिया, वो जो हेमिस्फीयर है, उसके एरिया के मुकाबले में क्या है, कम है, या उसके बराबर तो नहीं है ना?
सर लेकिन असल में तो वो स्फेयर है ना, है असल में तो स्फेयर, असल में वो डिस्क तो नहीं है, तो हम इसको किस तरह से डिस्क और उससे कंपेयर कर रहे नहीं, हैं? देखिए ये रेडिएशन यहाँ से पैरेलल आ रही है। जी सर। अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक डिस्क ले लूँ, जी सर। इसमें से जो रेडिएशन जो गुजर रही है, ये जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर भी यही रेडिएशन पड़ रही है ना, कोई और रेडिएशन तो आके फॉल नहीं करती है। यही पड़ रही है बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं एक डिस्क ले लूँ, जी सर। यहाँ पे एक अर्थ के बिल्कुल ऊपर में एक डिस्क ले लूँ, यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही है, जी सर। इस डिस्क का एरिया किसके बराबर है? अर्थ का जो रेडियस है उसको पाई आर स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये डिस्क का एरिया आ जाएगा। जी और सर। अर्थ के ऊपर भी ये हेमिस्फीयर है जो सन को फेस कर रहा है, उसके ऊपर रेडिएशन वही फॉल करेंगी जो ये इस डिस्क के ऊपर, इस डिस्क में से पास कर रही है। जी सर। ठीक है, तो इस डिस्क के मुकाबले में जो अर्थ का पूरा जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो 4 टाइम्स ज्यादा है। सही। ठीक है, तो उसको फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि चूंकि हमने ये वाला जो फैक्टर निकाला था वो बेसिकली इस डिस्क को एज्यूम करके इस डिस्क के ऊपर हमने निकाला था, तो इसको फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये समझ लें कि अर्थ के ऑन द एवरेज अर्थ का जो पर मीटर स्क्वायर एरिया जो है आउटर एटमॉस्फेयर में, उसमें 341 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जो है वो अर्थ का जो हर जो मीटर स्क्वायर का एरिया उसमें इतनी रेडिएशन फॉल करती है। सर ये एक हेमिस्फीयर के लिए है या अर्थ के पूरे? ये अर्थ का पूरा जो स्फीयर है उसका एरिया जो है ये डिस्क के मुकाबले में 4 टाइम्स ज्यादा होता है। आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। सही है सर। ठीक है, आप करके जरा देख ले। सर वो जो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया, स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आप ये करें तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये जो डिस्क है इसका रेडियस किसके बराबर है? डिस्क का एरिया किसके बराबर हो गया? पाई आर स्क्वायर के इक्वल आर स्क्वायर के बराबर हो गया। लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो और इस डिस्क का एरिया क्या है? डिस्क का जो रेडियस है और अर्थ का रेडियस बराबर है। बराबर है सर। इसका मतलब उससे 4 टाइम्स ज्यादा हो गया अर्थ का। यस सर, ठीक है, ये कहानी हो गई। बस यार ऑनलाइन इसमें एक्सप्लेन करना है ना, काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एनीवे वी हैव टू डू इट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लियर स्काई, इसमें एक डायरेक्ट रेडिएशन है, सारे फोटॉन जो उसे ट्रेवल कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं। जबकि डिफ्यूज्ड रेडिएशन है, ये फिर एटमॉस्फेयर में से जब वो फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं तो एटमॉस्फेयर के कंस्टिट्यूएंट्स के साथ वो स्ट्राइक करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद कहीं जाके मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के साथ टकरा के डायरेक्शंस चेंज कर करके अल्टीमेटली हमारे पास पहुंच जाते हैं। The amount of solar energy received by the Earth annually at different geographical locations varies from 250 kilowatt hour per meter से लेकर 2500 किलोवाट आवर पर मीटर, ये एनर्जी की बात की है पर ईयर। जमीन के इक्वेटर के करीब हम जाएंगे तो वहां पे हमें सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर जब हम नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दें तो सोलर रेडिएशन हमें कम मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम एनर्जी बेसिकली अगर रिसीव करते हैं अर्थ के पर यूनिट एरिया, कितनी एनर्जी फॉल करती है सोलर रेडिएशंस की, तो वो 250 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर से लेकर 2500 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर तक ये वेरी करती है। सहारा डेजर्ट है फॉर एग्जांपल, वहां पे पर यूनिट एरिया जो एनर्जी पूरे साल का अगर आप कैलकुलेट करें पूरे साल में कितनी पड़ी है तो वो ज्यादा होगी। अगर कोई यूरोपियन कंट्री है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, ठीक है, वहां जाके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे वो एनर्जी बहुत कम होगी। ठीक है, सो ये जो सोलर रेडिएशन है बेसिकली ये नॉट ओनली इन विजिबल बैंड, ठीक है, बल्कि इंफ्रारेड रेडिएशंस भी इसमें शामिल है, विजिबल बैंड भी शामिल है और अल्ट्रावायलेट बैंड की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सोलर एनर्जी इन सारे बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सोलर पैनल्स जो हम बनाते हैं नॉट ओनली विजिबल लाइट, जो फोटॉन्स है विजिबल रेंज में है उनको भी हार्वेस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इंफ्रारेड बैंड में भी जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी को भी वो हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। सो ये जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं हमारे पास, जो सन की रेडिएशंस को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वेव लेंथ पे। जो फोटोन उसके ऊपर फॉल करते हैं उनकी वेव लेंथ क्या है, ठीक है। एट सर्टन वेव लेंथ पे उनकी परफॉर्मेंस, वो डिजाइन ही इसी तरीके से होते हैं कि एट सर्टन वेव लेंथ के जो फोटॉन्स होंगे उनको वो हार्वेस्ट करेंगे, और अगर वेव लेंथ फोटॉन्स की उनसे उस रेंज में नहीं है तो वो फोटॉन्स में तो एनर्जी होगी, सोलर रेडिएशन इज स्टिल देयर, लेकिन वो फोटोवोल्टाइक सेल्स उन फोटॉन्स को हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड टू नो ये जो सोलर रेडिएशन ज़मीन के ऊपर फॉल करती हैं, इसमें डिफरेंट एनर्जी जो बैंड्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल है, और अल्ट्रा वायलेट बैंड्स जो हैं उसमें एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वहाँ से फिर हमारे जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बता सकेंगे कि हाउ विल दे बिहेव, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी कैसे होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर उसको फिर हम देख के हम बताते हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसकी हम बात करेंगे। तो बाकी आप ये करें कि ये बुक का मेरा ख्याल में कि पहले 2-3-4 टॉपिक्स बन जाते हैं, उनको आप ज़रा पढ़ लें, और होपफुली वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल्स लिखी हैं तो आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर आप फील करते हैं उसमें कोई मसला है तो आप मुझे बता दें, ईमेल भेज दें, या इवन व्हाट्सएप है, उसमें शाम के बाद में घर में ही होता हूँ। आप आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो, ठीक है। तो उसमें व्हाट्सएप में बेशक आप मुझे कॉल करें, तो मैं आपको अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन वगैरह है तो आई विल बी देयर टू क्लियर दोज कंफ्यूजन्स, ठीक है। सही है सर। लेकिन ये बस इसी तरीके से है, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए नहीं हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, तो जो है जिस तरीके से एक लेक्चर होता है उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, एक कोहेरेंस होती है, वो सारी चीज़ें में आई फील दैट ऑल दोज थिंग्स आर नॉट डियर। लेकिन अगेन आई विल रिपीट दैट अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस, तो इसके अलावा और कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, शाम के बाद मैं घर में ही होता हूँ, कोई कंफ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस, ठीक है।